अभी हम नारायण चूर्ण, ये एक ऐसा दवाई है जो कि बहुत सारे रोगों को टच करता है ये। लेकिन किस अवस्था में लेना है, किस अनुपान के साथ लेना है। कोई भी वनस्पति, कोई भी दवाई जो है उसमें अनुपान का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो हम यहाँ देखेंगे नारायण चूर्ण की जड़ी बूटियां क्या क्या है। नारायण चूर्ण का अनुपान, किस रोग में किस अनुपान से इसका प्रयोग होना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहले नंबर में है अजवाइन, दूसरे नंबर में है हाउबेर। हाउबेर 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 के करके बाजार में अगर आप मांगोगे ना तो छोटी बेरी के बीज दे देते हैं बदमाश पंसारी वाले। लेकिन हाउबेर एक अलग वनस्पति, छोटे छोटे नदी के किनारों में जब जाओगे ना, मतलब छोटी छोटी जो होती है नाली टाइप के, खेतों के उधर कोने में कहीं, तो वहाँ होता है वो हाउबेर, उगा हुआ रहता है। तीसरा है वनस्पति धनिया, सोया। सोया का बीज लेना है। कलौंजी, काला जीरा। काला जीरा नोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं कर रहे तो बता देना, मैं फटाफट जाऊंगा। नहीं नारायण, गुरुजी, नोट से बताइए गुरुजी, मैं नोट कर। हाँ फिर से बता रहा हूँ, अजवाइन मैं वो जड़ी बूटी, वो दवाइयों के कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ जिसका उपयोग मैं अक्सर करता हूँ और धड़ल्ले से करता हूँ और मजे से करता हूँ, पेशेंट को देता हूँ, बहुत बढ़िया रहता है इसका रिस्पॉन्स। पीपल अमूल, अजवाइन हो गया, हाउबेर हो गया, धनिया हो गया, सोया हो गया, कलौंजी हो गया, काला जीरा हो गया। पीपल अमूल, अजमोद, कचूर, बच। बच जो है मीठी बच लेना है। चित्रक मूल, सफेद जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पिप्पली, फटाफट नोट करिए। सत्यानाशी का जड़, जड़ का छाल लेना है। सत्यानाशी का जड़ का बाहर का छिलका, बाहर का छाल। हरड़, बहेड़ा, आंवला, यवखार, सज्जी खार, पुष्करमूल, कुट, सेंधा नमक, समुद्र नमक, विड नमक, काला नमक, 5 प्रकार के नमक हो गए। सांबर नमक। अब आ गए वाय विडंग। ये सभी एक एक भाग लेना है। आप बेशक सभी को 10-10 ग्राम अगर लोगे तो दंती मूल, दंती मूल, दंती मूल 30 ग्राम लेना है। और निशोथ 20 ग्राम लेना है। इंद्रायण का, फिर से बताइए। ये ऊपर के बाय विडंग तक का 29 जड़ी बूटियों को 10-10 ग्राम अगर लोगे तो दंती मूल, दंती मूल 30 ग्राम लेना है। निशोथ 20 ग्राम लेना है। इंद्रायण, इंद्रायण यहाँ छोटी लेनी है, बड़ी नहीं। इंद्रायण की जड़, इंद्रायण फल लेना है, जड़ नहीं। इंद्रायण लेना है 20 ग्राम। ठीक है। और सातला थोरपान बोलते हैं, सातला, ये लेना है आपने 40 ग्राम। ये 40 ग्राम क्या है था गुरुजी इसका नाम? सातला, सप्तला भी बोलते हैं, सातला भी बोलते हैं। ठीक है। एक बार फिर से गुरुजी।
अब इसको रिपीट करके कल वीडियो में देख लेना, ठीक है? अच्छा। हाँ, रिपीट करके ना कल वीडियो में देख लेना, या तो यूट्यूब में इधर उधर देखो, नारायण चूर्ण, गूगल में जाके सर्च करो, उसमें लिखना है आपने रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग वाला। ये भी ध्यान देना, अलग अलग ग्रंथ में उनकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़ा सा भिन्न होता है, और उसके वजह से उसकी गामित्व शक्ति, उस दवाई का प्रयोग करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम भिन्न हो जाता है। इसीलिए ये जो अभी हमने कहा रसतंत्र सार से कहा, अब इसको मोटी मोटी तरीका से, अब हालांकि ग्रंथ में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि इसमें भी ऐसे प्रयोग करो, इसमें भी करो, लेकिन मोटी मोटी कहाँ कहाँ हम इसको प्रयोग करेंगे तो उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, उसको नोट करिए। मोटा मोटा नारायण चूर्ण को प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है, तो पहले नंबर में हमें करना है उदर रोग में, यानी पेट से संबंधित रोग में। अगर आपने उदर रोग में प्रयोग करना है, पेट से संबंधित कोई रोग में प्रयोग करना है, जैसे कि किसी के पेट में पानी भरा हुआ है, गुड़ गुड़ करके आवाज आता है, या उदर रोग का मतलब किसी को जलोदर जैसा है, ऐसा कुछ हो गया, तो हमें यहाँ तक्र के साथ लेना है। ध्यान देना, नारायण चूर्ण अनुलोमन करने वाली द्रव्य है, अपान वायु के कर्मों को ठीक करने वाली दवाई है। सिर्फ अपान ही नहीं बल्कि समान को भी ये काम करेगा, समान, अपान और व्यान को भी ये लगभग काम करेगा। तो आपने ये देखना है कि इसका अनुलोमन क्रिया व्यान के वजह से अवरुद्ध हो रहा है, या अगर ऐसा है तो भोजन करने के बाद इसको देना है। अगर अपान की ही दृष्टि है, नाड़ी में अपान दिख रहा है, तो भोजन करने से जस्ट पहले देना है। अगर समान की दृष्टि है तो इसको भोजन के बीच में देना है। हालांकि नारायण चूर्ण ज्यादातर भोजन करने के पहले या बाद में देने की परंपरा है। अगर हम इस तरह से देंगे तो समान वायु भी ये उसको ठीक कर देता है। तो उदर रोग में अगर हमें देना है तो तक्र यानी मट्ठा के साथ देना है। अब मट्ठा नहीं बनता तो भोजन करने के बाद उसको दे दो तक्रारिष्ट के साथ, तक्रारिष्ट के साथ दे दो। आसब अरिष्ट यह मध्य का एक अवस्था है, तो यह तक्रारिष्ट के साथ नारायण चूर्ण कहाँ देना है, उदर रोग में। बेर का जो फल है उसका पेस्ट बना लो, उसके साथ अगर नारायण चूर्ण दोगे तो यह गुल्म रोग के लिए अच्छा है। अगर किसी का गुल्म है, गुल्म जैसे हमने पढ़े थे, वातज गुल्मा, पित्तज गुल्मा, कफज गुल्मा, अगर ऐसी गुल्म है पेट में, हृदय में, नाभि के नीचे कहीं अगर ऐसे गांठ है, तो बदरफल के साथ, उसके पेस्ट के साथ, उसके चटनी के साथ नारायण चूर्ण देना है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो मध्य के साथ देना है। किसके साथ देना है, मध्य। अब ये मध्य क्या होता है, आसब, अरिष्ट, ये सभी मध्य के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। एक होता किस है आंसू के साथ गुरुजी, किस आंसू के साथ, हाँ मध्य के साथ देना है। हाँ जी, किस आंसू के साथ दिया आप जाए? इसमें कुमारी आसब दे दो, क्योंकि विबंध यानी कि कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, तो मध्य के साथ देने के लिए बातें बताया है। मध्य इजिकल टू क्या क्या, मध्य किस किस में आता है, मध्य आता है आसब हो गया, अरिष्ट हो गया, सारे मध्य ही है। और सुक्त, सौवीरक बोलते हैं उसको, सुक्त बोलते हैं। तो दो तरह के जो ये चीजें हैं, एक है सुक्त और एक है मध्य। तो मध्य में क्या आता है, आसब, अरिष्ट। 4 प्रकार के मध्य होते हैं, 4 या 5 प्रकार के, मुझे अभी याद नहीं है। सौवीरक जो है वो आई थिंक सुक्त में आता है, आसब अरिष्ट जो है वो मध्य में आता है। चलो, तो विबंध अगर हो तो मध्य के साथ देना है, मध्य यानी अरिष्ट के साथ दे दो, ठीक है। अब आ गया वातज रोग, कोई भी वातज रोग हो तो प्रसन्ना के साथ देना है। प्रसन्ना क्या चीज है, प्रसन्ना का मतलब होता है कि आपका
सुक्त जब बनाते हैं हम, सुक्त बनाते हैं ना, सुक्त जब हम बनाते हैं तो सुक्त जैसे हम किसी बर्तन में डालते हैं बनाने के लिए, तो जैसे सुक्त का मतलब पुराने जमाने में लोग जैसे कच्चा चावल और जौ इन दोनों से सुक्त बनता है, तो चावल को पका लिया, पकाने के बाद उसको उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल करके कोई खट्टी चीजें बनाने वाली, है ना, उसको माड़। माड़ भी नहीं, उसको कुछ और ही बोलते हैं, उसको फर्मेंटेशन करता है वो प्रॉपर तरीका से, तो उसको डालते हैं तो सड़ने लगता है कुछ दिन के बाद ना, वो उसमें से खट्टी खट्टी ऐसे कुछ आ जाता है, तो खमीर। उसको, हाँ जी, तो वो होता है नेपाल में, उसको जाड़ बोलते हैं, जाड़ नेपाल में। हाँ सर, चावल का जाड़ ये भूटिया लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ये चावल का जाड़ हुआ उसका नाम, हाँ, भूटिया चावल लोग का भी जो इस्तेमाल। जाड़ बनाते हैं ना, इधर उत्तराखंड में भी बनाते हैं, ये उत्तरांचल में बनाते हैं, उत्तराखंड में बनाते हैं, नेपाल के साइड में खुद बनाते हैं, तो जाड़ बनता है उसको, तो उसके ना बाद में फिर रस निकालते हैं, उसमें से कटोरी डाल के पता नहीं कैसे करके निचोड़ करके रस निकालते हैं, वही पीते हैं और मस्त में रहते हैं, जैसे, ठीक है ना। और अ, उसमें ये क्या नाम है, प्रसन्ना किसको कहते हैं, तो वही जो सुक्त जिन्हें हम कहेंगे, वो सुक्त के सबसे ऊपर एकदम पतला जो पानी जैसा जो तैर सफेद सफेद सा झाग जैसा बना हुआ तैरता है, उसमें से आराम से जो पानी को निकाल करके आप अलग सा करोगे, उसको हम बोलते हैं प्रसन्ना, प्रसन्ना बोलते। अब आप कहोगे भैया वो प्रसन्ना कहाँ मिलेगी, तो अगर नहीं मिलता तो आप कोई भी सिरका यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी सिरका जो है आप उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। हालांकि सिरका को हम प्रसन्ना तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रसन्ना का कुछ बहुत सारा गुण जो है वो सिरका में होता है, तो अगर किसी का वातज रोग है तो प्रसन्ना के साथ, नहीं तो सिरका के साथ। किसको देना है, नारायण चूर्ण। ये क्या करेगा, अनुलोमन भी करेगा, वायु को भी शमन करेगा। देखो अनुपान का कितना बड़ा महत्व होता है, रोग क्या है और उसके लिए कौन सा अनुपात बताया है उस दवाई के लिए, इस अमुक रोग में नारायण चूर्ण देना है, इतने से बात नहीं बनेगी, उसकी अनुपान स्पेशल बताया है। अब दूसरे नंबर में नारायण चूर्ण जो है, अगर आपको अजीर्ण में देना है, इनडाइजेशन में, अगर आपने नारायण चूर्ण, मतलब आपके पास एक पेशेंट आया, अगला कहता है सर मुझे तो इनडाइजेशन हो रहा है, सर क्या हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, और साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो रही है, क्या क्या हो रहा है, इनडाइजेशन प्लस कॉन्स्टिपेशन, तुरंत क्या करेंगे, खाना खाने से जस्ट पहले नारायण चूर्ण गर्म पानी के साथ देंगे, क्यों, क्योंकि अजीर्ण का आपका अनुपान जो है वो गर्म पानी है। लेकिन ध्यान देना, अगर कॉन्स्टिपेशन हद से ज्यादा है, सामान्य कॉन्स्टिपेशन हो तो गर्म पानी, अजीर्ण ज्यादा हो गर्म पानी, लेकिन अगर मलबंध ज्यादा है, अजीर्ण तो है साथ में मलबंध भी बहुत ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, गर्म पानी में, क्योंकि मलबंध यानी कॉन्स्टिपेशन का जो अनुपान है वो नारायण चूर्ण में मस्तु, मस्तु किसको कहते हैं, मस्तु कहते हैं दही के पानी को, दही जमाया तो रात में दूध में थोड़ा पानी ज्यादा डाल देना, और उसके बाद वो उसको जमा लेना, सुबह उठोगे तो वो पानी जो है ना वो एकदम ऊपर ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, उस पानी को आराम से निकालो, वही है मस्तु, उसको कहते हैं मस्तु। उसी गर्म पानी में मस्तु डाल दो और नारायण चूर्ण खिला करके ऊपर से उसको पिला दो, बन गई बात, अजीर्ण भी ठीक करेगा और कब्जियत भी ठीक करेगा। साथ में अगर उसको अर्श भी है यानी बवासीर भी है, तो उसी मस्तु के ऊपर खट्टा अनार का जूस डाल देना, रस डाल देना गर्म पानी में, मस्तु और अनार। हालांकि अर्श रोग में नारायण चूर्ण का जो अनुपान है वह अनार का जूस है, लेकिन ध्यान देना खट्टा होना चाहिए, मीठा अनार नहीं, खट्टा अनार, खट्टा अनार का जो रस है उसका अनुपान है, किसका, अर्श का। जहां अर्श है, कब्जियत है, कब्जियत की वजह से ज्यादा दिक्कतें हो रही है,
और साथ में बवासीर भी है, कब्जियत भी ठीक नहीं हो रही है, बवासीर भी नहीं हो रही है, अजीर्ण भी है, तब तो महाराज ये नारायण चूर्ण यहाँ बहुत अच्छा इस अनुपान के साथ काम करेगा। परिकर्तिका एक और रोग है, परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब क्या है? परितकर्तिका, आपके मलद्वार के चारों ओर कैंची के काटने जैसा दर्द होता है, परिकर्तिका। तो परिकर्तिका में वृक्षाम्ल, वृक्षाम्ल कोई ऐसा वृक्ष जिसका रस खट्टा होता हो, उसका तना, उसका फल, उसके कौन कौन से है वो, बहुत सारे है ना। तो उस अम्ल वृक्ष के, उसके तना, उसके जड़, उसके छाल को लाना है, कूटना है, और ऊपर के गर्म पानी, अनार के जूस सारा मिला करके अनुपान बना करके नारायण चूर्ण लेना है। अब ये अनुपान क्या है अभी मैंने बताया। तो उस दवाई खाने के बाद ऊपर से जो चीज पिया जाए उसे हम अनुपान कहेंगे। अनुपान क्या काम करेगा? अनुपान उस व्यक्ति के शरीर में जो नारायण चूर्ण जैसे कोई भी दवाई खा रहे हैं, उस दवाई के गामित्व को उस दिशा तक लेकर के जाने में सहयोगी होगा। पान जो है दो तरह से होगा, एक होगा सहपान और एक होगा अनुपान। अक्सर जो दवाइयां हैं, अब देखो अगर हम कहेंगे कि क्या कहते हैं, जैसे कहीं कहीं हिंगवाष्टक चूर्ण के अनुपान के साथ ले लो ऐसा बताया जाता है। अब भैया नारायण चूर्ण भी चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण भी चूर्ण है, तो उसका अनुपान कैसे बनेगी? पान का मतलब तो पीने वाला होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, कहीं पर भी आपने ये लिखता हुआ आपने कहीं ये पढ़ा कि भैया हिंगवाष्टक चूर्ण अमुक दवाई का अनुपान है, तब हर एक दवाई का सहपान होता है और अनुपान होता है। अगर अनुपान पाउडर फॉर्म में है तो यहाँ अब सहपान यह सूत्र लागू होगा। फिर से बता रहा हूँ, कोई दवाई का अनुपान लिक्विड फॉर्म में है, जैसे अभी हम यहाँ गर्म पानी, मस्तू, अनार का रस, ये सारी चीजें, जैसे अब अनार के रस में ही ले लो ना, नारायण चूर्ण 1 चम्मच खाया और अनार का जूस थोड़ा आपके पास है, बहुत ज्यादा अनार जूस भी नहीं ले सकते अगर, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर? अब यहाँ पर सहपान ये कॉन्सेप्ट सामने आई। सहपान का मतलब होता है वह दवाई किसके साथ खा रहे हो। तो अक्सर सहपान भी बहुत सारे वनस्पति के रसों के साथ तय होता है, लेकिन ज्यादातर सहपान में दूध हो गया, पानी हो गया, ये दोनों को हम सहपान, पित्त के लिए अगर ले रहे तो दूध, वायु के लिए ले रहे तो दूध, या कफ के लिए रहे तो वायु के लिए ले रहे, पित्त के लिए तो पानी, अगर कुछ नहीं मिलता तो पानी। एलोपैथ वाले, होम्योपैथ वाले पानी को ही सहपान के रूप में लेते हैं, वो सहपान हो गया। लेकिन आयुर्वेद है वो एक ग्रंथ जो अनुपान के कंसेप्ट को लेता है, लेकिन कोई दूसरा पैथिक इस कंसेप्ट को नहीं लेता। तो अनुपान का मतलब क्या है? उस स्पेसिफिक दवाई को एक निश्चित स्थान पर लेकर के जाना और उस स्थान के कर्मों को, है ना, ठीक करना, रिपेयर करना, ये अनुपान का कर्म है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नारायण चूर्ण को यहाँ पढ़ा है। तो नारायण चूर्ण के बारे में मोटी मोटी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटी सी बातें यही है कि यह उदर रोग, गुल्म रोग, है ना, विबंध और वातज रोग, इनके ऊपर स्पेशल काम करता है। साथ में अजीर्ण, मलबंध, अर्श, परिकर्तिका, ये याद रखने वाली बात है, इसके ऊपर ये बहुत स्पेशल काम करता है इन इन अनुपान के साथ। हेलो। हाँ जी, हाँ सर जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सर जी, जो विक्रम जी ने आप बताया डायबिटीज के लिए जो अनुपान लिया या जो भी पूरा सीक्वेंस लिया, उसका एक कोई प्रोटोकॉल होगा डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए? सर मैं एक किस चीज आपको सीक्वेंस में क्या बताता क्या हूँ, लेना है? मैं बताता हूँ कि प्रोटोकॉल जो है ना वो पहले से डिसाइड नहीं होता। प्रोटोकॉल हर एक पेशेंट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि उसका कौन सा ऋतु चल रहा है, उनका एज क्या है, उनका शरीर बल क्या है, उम्र क्या है, किस देश में है, आनुप है, ये वो सारा, उसके हिसाब से अब हम प्रोटोकॉल तैयार करेंगे। आजकल तो ओके। बहुत सारे डॉक्टर ने प्रोटोकॉल तैयार बना रखा है कि भाई हाँ ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये। तो मतलब ईमानदारी वाली बात तो ये है कि प्रोटोकॉल पहले से कोई डिसाइड नहीं होता कि यही करना चाहिए।
ओके, ठीक है। अवस्थाएं बहुत सारे हो सकते, उसके हिसाब से हमें करना है। तो जैसे स्नेहपान के विषय में लोग कहते हैं कि पहले दिन इतना, दूसरे दिन वो पहले लिख के दे देते। मैं ऐसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ कि हाँ जी, सुबह आपने आज इतना पीना है, कितना पीना है, 30 40 50 60 जो भी है। तो उसका दिनचर्या कौन सा ऋतु क्या कुछ के हिसाब से डिसाइड किया कि आपने 30 लेना है या 40 लेना है ml, या 20 लेना है, कितना लेना है। फिर उसके बाद कितने घंटे में भूख लगी उसको लिखना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, लगा ही नहीं। उसके हिसाब से दूसरे दिन का स्नेह डिसाइड होता है, कितना सही। उसका डबल लेना है, उसका कितना लेना है स्नेह। ये सारी चीजें ना, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब ईमानदारी वाला बात तो यही है कि हर रोज का अलग अलग पहले दिन के हिसाब से दूसरे दिन डिसाइड होता है। तो ठीक है सर। इनको भी मैंने इसी तरह से कराया था, तो देखिए जरा रिजल्ट अभी आपके सामने है, सब चीजें हो गई ना काम। लेकिन थोड़ा उनसे गलती हो गया, वो लंघन वाला काम की वजह से थोड़ी हो गई ऐसी बातें। चलिए जरा अब हम देखेंगे, मैं आपको मेरे वेबसाइट में लेके जाऊंगा अभी। तो ये वेबसाइट आपको प्रॉपर तरीका